हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज ऋषभ और आज से हम लोग आधार एकेडमी में एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। वो है एमपीजीएस यानी मध्य प्रदेश जनरल स्टडीज को बहुत बेहतरीन ढंग से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग के लिए एक संदेश है और इस संदेश को आप जरूर मन में बैठाए रखिएगा कि राह संघर्ष की जो चलता है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनेगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर बनकर वही चमकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफलता यूं गली पे नहीं मिलती है, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। और एक बात और दोस्तों, जो हीरा होता है वो अक्सर कोयले की खदानों के आसपास ही पाया जाता है, क्लियर है। लेकिन जब हीरा निकाला जाता है तब उसमें चमक नहीं होती है, उस चमक को लाने के लिए उसको तराशना पड़ता है और तराशने का काम आपकी ये आधार एकेडमी करने वाली है। और हीरा आप हैं हमारे, जिनको हम तराश के इस संसार के सामने चमकाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आगाज करते हैं मध्य प्रदेश के जीएस को और एक बार हम लोग सिलेबस में निगाहें थोड़ा सा टिका लेते हैं। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है उसने प्री के सिलेबस को टोटल 10 इकाइयों में बांट कर रखा हुआ है और इन 10 यूनिट्स में जो मध्य प्रदेश का हिस्सा कहां कहां पे आता है दोस्तों, तो एक तो आता है यूनिट नंबर 1 पे। कहां पे आता है साहब? यूनिट नंबर 1 पे। और जो यूनिट नंबर 1 है दोस्तों वो चर्चा करता है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य को, यानी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को यूनिट नंबर 1 कवर करता है। क्लियर दोस्तों? चलिए उसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है साहब, कौन सी यूनिट नंबर 3 है? ये मध्य प्रदेश के भूगोल यानी मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी का जिक्र करता है। क्लियर है ना? किसका जिक्र करता है? मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का। उसके बाद अगर हम अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों तो वो आती है यूनिट नंबर 5। कौन सी साहब? यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 को में भी 2 हिस्से आते हैं। कौन कौन से? एक ए है यानी आ और एक है बा। जो आ है साहब वो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था यानी राज्य की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम, इन सबको चर्चा करता है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 5 का जो बा है यानी पार्ट बी जो है वो राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को चर्चा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही प्री के सिलेबस में, यानी प्री के सिलेबस में 3 इकाइयां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश को लेकर चलती हैं। यूनिट नंबर 1 जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करता है, यूनिट नंबर 3 जो मध्य प्रदेश के भूगोल ज्योग्राफी को डिस्कस करता है, और यूनिट नंबर 5 साहब जो कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को डिस्कस करता है। क्लियर दोस्तों? चलिए किस यूनिट से शुरुआत करें? तो यूनिट नंबर 1 से ही हम लोग श्री गणेश करते हैं दोस्तों। और यूनिट नंबर 1 का हेडिंग है दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। बहुत बहुत प्यारा यूनिट है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये यूनिट याद नहीं होती। आज याद होती है, कल भूल जाती है। इसको मेमोराइज लंबे टाइम तक रखना एक खुद में चैलेंज है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप आधार एकेडमी में हैं और इस एकेडमी की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि आपको लंबे टाइम तक कैसे याद रखना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपको टाइम टू टाइम कैसे चीजों को याद रखें, उसकी ट्रिक क्या होगी, लॉजिक क्या होगा, उसके पीछे की स्टोरी कुछ सुनाऊंगा जिससे वो आपको लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स है दोस्तों जो कि यूनिट नंबर 1 में आते हैं। जैसे आपको दिख पा रहा होगा, मध्य प्रदेश का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये सारी यूनिट्स हैं जो कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि यूनिट 1 पे आ रहे हैं। और इनमें भी दोस्तों हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। क्यों साहब? इसी को ही हम क्यों चालू कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हम लोग मध्य प्रदेश की एक सैर लगाएंगे। क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक बार घूमेंगे, उन 52 जिलों में कौन कौन से धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है उनकी चर्चा करेंगे। और मुझे बताइए दोस्तों, जब आप 52 जिलों को घूमकर 52 जिलों के बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे, तब आप उस जिले से संबंधित कौन कौन से इतिहास से घटनाएं हैं, उस जिले से संबंधित कौन कौन से स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांतिकारी कौन कौन से हैं, क्या क्या घटनाएं हुई थी, ये आपको याद रख पाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगाज करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। क्लियर है दोस्तों? चलिए, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, मैं एग्जांपल के तहत लेता हूं, मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, यस और नो, काफी चर्चा में है। यानी केन नदी के सरप्लस वाटर को बेतवा नदी में क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है।
यस और नो। और बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाएगी, कुछ सोलर पैनल्स भी कैनाल पे लगाए जाएंगे, कुछ एरिया सिंचाई की भी सिंचित क्षेत्र भी होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन मुझे बताइए दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई एक संस्था बनाई जाएगी, यस और नो। वो संस्था का काम क्या होगा? उस संस्था का काम होगा कि मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, उसके डेवलपमेंट को देखना, उसके विकास को देखना। उसी तरह दोस्तों मध्य प्रदेश में पर्यटन, और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, बहुत सारी नीतियां काम करती हैं, और वो संस्थाएं और नीतियां मिलकर मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य बनाती है। क्लियर है? तो हमारा पहला काम क्या होने वाला है? हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं साहब कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं। सवाल उठता है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई। क्लियर है ना? चलिए, तो इस संस्था की कड़ी में जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मेरे साथ आप नोट करते जाएं और लगातार मेरे साथ आप बोलते रहें, जिससे टीचर स्टूडेंट इंटरेक्टिविटी बेहतरीन बनी रहे और आपको चीजें क्लास में याद हो जाए। ध्यान रखिएगा, क्लास के बाद कुछ याद नहीं करना, सारी चीजें ही क्लास में याद करना। ठीक है? तो पहली संस्था आती है, आप मेरे साथ नोट करिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। नोट करिएगा, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। कब स्थापना होती है साहब? 1978 में। कब होती है? 1978 में। मैं इतनी बार बुलवाऊंगा कि वो बच के कहां जाएगा, वो याद होगा ही, होना पड़ेगा। क्लियर है ना? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम स्थापना कब होती है? 1978 में। क्लियर है दोस्तों? चलिए, दूसरी जो संस्था आती है दोस्तों, वो उसकी स्थापना होती है 2005 में। कब होती है? 2005 में। और उस संस्था का नाम है मध्य प्रदेश इको पर्यटन। क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड कब स्थापना होती है? डेट के साथ याद रखना है साहब, 12 जुलाई 2005 को। कब? मेरे साथ आप दो बार बोले, 12 जुलाई 2005। 12 जुलाई 2005 क्या होता है? मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होता है। सवाल उठता है, क्या करेगा? पर्यटन विकास लिखा है, यानी पर्यटन को बढ़ावा देगा। लेकिन किस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देगा दोस्तों? आप देखिए, यहां पे इको लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इको। और जब भी इको वर्ड आता है दोस्तों, तो उसका जो परिप्रेक्ष्य लिया जाता है वो पर्यटन, पर्यावरण से। किससे दोस्तों? पर्यावरण से। यानी इस संस्था का काम है इस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देना, इस प्रकार के टूरिज्म को डेवलप करना जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। क्लियर है दोस्तों? सवाल उठता है दोस्तों, ये किस डिपार्टमेंट के तहत काम करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भले ये पर्यटन लिखा हुआ है, लेकिन बच के रहना, ये पर्यटन मंत्रालय में नहीं आता, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है। किस में आता है साहब? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, पर्यावरण वन विभाग में आता है। क्लियर है ना? चलिए, दूसरा सवाल ये उठता है कि इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? तो इस बोर्ड के चेयरमैन, बड़े सावधानी से नोट करिएगा, इस बोर्ड के चेयरमैन स्वयं फॉरेस्ट मिनिस्टर, वन मंत्री होते हैं साहब। कौन होते हैं? वन मंत्री होते हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री कौन है? नोट करिएगा, कुंवर विजय शाह। कौन है साहब? कुंवर विजय शाह। ये कुंवर विजय शाह क्या है? मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान में वन मंत्री हैं। कौन है? वर्तमान में वन मंत्री हैं। अब अगर ये मंत्री हैं तो मैं बात 6 महीने की नहीं कर रहा हूं, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति बिना विधानमंडल का सदस्य बने मंत्री बन सकता है। यस और नो? हालांकि ये विधायक हैं, 6 महीने वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई मत करिएगा। अगर ये विधायक है तो इनका विधानसभा क्षेत्र होगा, और इनका विधानसभा क्षेत्र दोस्तों हरसूद। क्या है? हरसूद। किस जिले में आता है? खंडवा जिले में आता है। क्लियर है ना? चलिए दोस्तों, अब ये हमें ये याद करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि क्योंकि इतने सारे कैबिनेट, इतने सारे राज्य मंत्री, किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनके नाम के आगे लगा है कुंवर। क्या लगा है? कुंवर राजकुमार। यस और नो? और मुझे बताइए, पुराने समय में जो कुंवर हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, वो शिकार करने के लिए कहां जाया करते थे? वन में जाया करते थे। याद हो जाएगा। तो कुंवर विजय शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? वन मंत्रालय है।
ठीक है, तो अगर आपसे बोलेगा कि मध्यप्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वन मंत्री होते हैं, वर्तमान में कुंवर विजय शाह है। चलिए दोस्तों, अगली कहानी स्टार्ट होती है, और अगला जो मैं लिखने वाला हूं ये कोई संस्था नहीं है साहब, ये एक नीति है। सवाल उठता है कैसी नीति, तो मुझे बताइए, जब आप कोई काम करते हैं तो एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी तरह दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है 5 सितंबर 2012 को। कब की कहानी है साहब? 5 सितंबर 2012 को। इस दिन क्या होता है, एक नीति आती है। किस चीज के लिए नीति होगी? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पर्यटन पढ़ रहे हैं, तो पर्यटन की नीति आती है, और ये होती है साहब मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति। क्या? मेरे साथ बोलते रहे, बोलना जरूर है, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति, मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कब आती है? 5 सितंबर 2012 को। कब आती है? 5 सितंबर 2012 को। याद रह जाएगा। चलिए, सवाल उठता है कि इस पर्यटन नीति में, देखिए हमें पूरी नीति नहीं पढ़नी कि आप पूरी नीति पढ़ने लगो। एक तो ये पर्यटन नीति जो कि 2012 की है, वर्तमान में कार्यरत भी नहीं है, तो आपको पूरे पर्यटन नीति के प्रावधान बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, ठीक है। एक पॉइंट जो ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये है कि मध्य प्रदेश की जो पहली पर्यटन नीति थी, इसी के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था साहब। क्या दिया गया था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अब ये क्या नई समस्या है? क्या है उद्योग को दर्जा देने का मतलब? इसका मतलब ये है साहब कि जो नीतियां, जो कानून, जो सुविधाएं, जैसे श्रम कानून हो गया, श्रम कानून इंडस्ट्रीज में लागू होता है, उसी तरह के श्रम कानून पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करने वाली, जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री होगी, होटल इंडस्ट्री होगी, वो सभी श्रम कानून और अदर कानून, वो सभी सुविधाएं, वो सभी टैक्सेस के लॉज, वो पर्यटन के क्षेत्र के भी उद्योगों को लागू होना शुरू हो गए। कब के बाद? 2012 के बाद। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति के तहत ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अगली कहानी आती है साहब 2 साल बाद, 2012+2 यानी 2014 में। कब? 2014 में। क्या किया गया 2014 में साहब? इस पर्यटन नीति है ना जो कि 2012 की है, इसमें पहली बार संशोधन किया गया, कुछ प्रावधान बदले गए। क्लियर हो गई? चलिए, फिर 2 साल बाद यानी +2 2016 में। कब दोस्तों? 2016 में। और डेट याद रखना है दोस्तों, 16 सितंबर। कब का है वो दिन? है 16 सितंबर, साल है 2016। इस दिन क्या हुआ? इस दिन मध्य प्रदेश की वर्तमान पर्यटन नीति आती है। क्या आती है? मध्य प्रदेश की वर्तमान पर्यटन नीति, मध्य प्रदेश की वर्तमान पर्यटन नीति। क्लियर हो गई? इतनी बात आपको अगर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति 5 सितंबर 2012, मध्य प्रदेश की वर्तमान पर्यटन नीति 16 सितंबर 2016। अब याद करना बहुत आसान है। देखिए 2012+2 किया तो 2014 आया। 2014 में इस वाली नीति में पहली बार संशोधन किया गया था, यस और नो। फिर +2 किए, 2016 आया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे भी 16 और डेट में भी 16, यहां पे भी 16 और डेट में भी 16, यानी 16 इतनी तो क्लियर हो गई। अब देखिए पर्यटन नीति सितंबर माह पे आ रही है, पहली पर्यटन नीति भी सितंबर माह पे आई, वर्तमान पर्यटन नीति भी सितंबर माह पे आई। तो याद करना कितना आसान हो गया कि पहली पर्यटन नीति 5 सितंबर 2012, 2 साल बाद पहला संशोधन, और उसके 2 साल बाद यानी 2016, 16 सितंबर 2016 में पूरी की पूरी नई पर्यटन नीति आ गई। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति 2012 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, उसी तरह दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश की वर्तमान पर्यटन नीति है, इसके तहत क्या किया गया दोस्तों? एक पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया। क्या किया गया? पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया, यानी एक पर्यटन मंत्री का, सिंपल समझिए, सरल शब्दों में, अगर कठिन शब्दों में उलझाऊं ना, तो एक पर्यटन मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? एक पर्यटन मंत्री बनाए गए। और वर्तमान में जो पर्यटन मंत्री है साहब, वो कौन है? सुश्री उषा ठाकुर। कौन है? सुश्री उषा ठाकुर। इनका विधानसभा क्षेत्र साहब महू का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। वर्तमान में चूंकि महू का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर। महू के बारे में कुछ चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। महू में वांचू पॉइंट है, जहां से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है। महू में दोस्तों आपको मऊ में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान मिलेगा, जिसको 2016 में क्या किया गया था? जिसको 2016 में
यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। महू से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति महू में किसने नेतृत्व किया था, तो वो थे सादत खान। क्लियर होगी इतनी बात? तो इतनी चीजें आपको महू के बारे में ध्यान रखना है। अब दोस्तों 2016 तक आ गए थे, 16 सितंबर 2016 तक पहुंच गए थे। उस दिन मध्य प्रदेश की पहली वर्तमान पर्यटन नीति आई थी, जिसके तहत पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया था। एक साल बाद चलते हैं दोस्तों, 2016 के एक साल बाद यानी +1 ईयर यहाँ पे 2017 में आ गए दोस्तों। कब आ गए? 2017 में आ गए। 2017 में दोस्तों फरवरी का महीना था। कब का महीना था? चल रहा था फरवरी का महीना, जाड़े का मौसम। 2 दिन आपको याद रखना है। कितने डेट आपको याद रखना है? दिन नहीं डेट, 2 डेट याद रखना है। कौन कौन से डेट दोस्तों फरवरी माह के? एक डेट आपको ध्यान रखना है दोस्तों 22 फरवरी का। कब का ध्यान रखना है? 22 फरवरी का। क्लियर है ना? दूसरा डेट आपको ध्यान रखना है साहब 28 फरवरी का। बोलते जाएं, आप बिना बोले चीजें याद नहीं कर सकते। आपको खुद के साथ ईमानदारी रखनी है, आपको बोलना है। पहला डेट आपको क्या ध्यान रखना है फरवरी माह का? 22 फरवरी 2017। साल 2017 की पहली डेट 22 फरवरी, दूसरी डेट 28 फरवरी। याद करना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, देखिए डेट याद करना, हमारा जो ब्रेन है ना दोस्तों, फोटोजेनिक मेमोरी जो एक्सेप्ट करता है। जो डिजिट याद करना ब्रेन के लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाए, उस जुगाड़ से ही आप डेट को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। ठीक है, मैंने क्या जुगाड़ बनाया दोस्तों? देखिए 22 और 28 में 6 दिन का अंतर आ रहा है। कितने दिन का आ रहा है? 6 दिन का। अभी 6 कहां से आ रहा है? देखिए 2 और ये 2 यानी 6, और 22 में +6 जोड़े, कौन सी डेट आई? 28 फरवरी। क्लियर है ना? चलिए 22 फरवरी को क्या किया गया दोस्तों? 22 फरवरी को एक संस्था आती है जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आए दिन न्यूज़पेपर में इस संस्था से कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई खबर आपको निकल के मिलती है, और उसका नाम है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। क्या नाम है साहब? मेरे साथ बोलते रहे, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। टूरिज्म को हिंदी में मैं पर्यटन कह सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। कौन सी संस्था है साहब? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। कब आई? 22 फरवरी 2017 को। कब आई? मेरे साथ बोले, 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड आता है। क्लियर है ना? एक और जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, इसका ध्येय वाक्य आपसे पूछा जाता है, तो इसका ध्येय वाक्य नोट करिएगा, हृदय भारतम। क्या है इसका ध्येय वाक्य? हृदय भारतम। तो अगर आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का गठन कब हुआ? 22 फरवरी 2017 को। ध्येय वाक्य क्या है? हृदय भारतम है। क्लियर होगी इतनी बात आपको? चलिए 28 फरवरी को क्या होता है साहब? 28 फरवरी को मध्य प्रदेश की पहली जल पर्यटन नीति आती है। अब देखिए, आप यहां से आप कंफ्यूज होने लगेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति, वहां पे मैंने जल नहीं जोड़ा था। क्या नहीं जोड़ा था वहां पे? मैंने जल। मैंने सबसे पहले बोला था मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति 2012 में आती है, जिसके तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। क्लियर होगी इतनी बात? मध्य प्रदेश की वर्तमान या यूं कहूं नवीन पर्यटन नीति जो आज कार्यरत है, वो आती है 16 सितंबर 2016 को, जिसके तहत पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया था। क्लियर है ना? और 28 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश की पहली जल पर्यटन नीति आती है। क्या आती है दोस्तों? मध्य प्रदेश की पहली जल पर्यटन नीति आती है। मध्य प्रदेश की पहली क्या आती है? जल पर्यटन नीति। अब देखिए दोस्तों, काम क्या होगा? नीति है तो पर्यटन को बढ़ावा देगी, लेकिन किस प्रकार के पर्यटन को? जल पर्यटन को। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसा है? स्थलाबद्ध राज्य है। मतलब मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों, किसी भी सागर या महासागर से स्पर्श नहीं करती। क्लियर होगी इतनी बात? मध्य प्रदेश कहां पे है? मध्य प्रदेश भारत के हृदय में है। मध्य प्रदेश यहाँ पे है, यानी मध्य प्रदेश से जो सागर और महासागर इनकी सीमाएं स्पर्श नहीं करती। तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं दोस्तों जल पर्यटन में कहीं ना कहीं पिछड़ जाया करता था। जैसे अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि आप कहाँ पे घूमने जाना पसंद करेंगे, तो सभी लोगों की पहली चॉइस का क्या होगी साहब? हम तो गोवा घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गोवा। क्यों साहब? क्योंकि गोवा में पानी है। क्या है? पानी है। समझ में आएगी बात? गोवा में क्या है? गोवा में पानी है, पानी का पर्यटन है। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, 28 फरवरी 2017 को जो जल पर्यटन नीति आई, इसके तहत यह किया गया कि मध्य प्रदेश में भी अवसर तलाशो। मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड है, मध्य प्रदेश की सीमा समुद्र से नहीं छूती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। बोले क्या करें? तो बोला गया कि मध्य प्रदेश में भैया समुद्र नहीं है, झीलें हैं,
यस और नो? लेक्स हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, इनको जल पर्यटन के रूप में आप क्या करो? डेवलप करो। समझ में आ गई बात? और इसी जल पर्यटन नीति के तहत दोस्तों एक स्थान तलाशा गया, बहुत खूबसूरत स्थान है। उस स्थान का नाम है, बड़े प्रेम से सुनिएगा, हनुवंतिया। क्या है साहब? हनुवंतिया टापू। क्या है? हनुवंतिया टापू, या टापू को ही द्वीप कह देते हैं, तो हनुवंतिया द्वीप। सवाल उठता है दोस्तों, यहां पे ऐसा खास क्या है? क्या सवाल उठता है? यहां पे ऐसा खास क्या है? तो ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र का एक जिला है खंडवा। क्या है साहब? खंडवा। खंडवा में एक स्थान है पुनासा। क्या है साहब? खंडवा जिला, और खंडवा जिले में एक स्थान है साहब पुनासा। कौन सा स्थान है? पुनासा। इस पुनासा से मां नर्मदा गुजरती हैं। आप सभी को पता है कि अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक से क्या मां नर्मदा उद्गमित होती हैं, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती हुई मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र और अधिकतर जनसंख्या को जीवन दान देती हुई वो खंडवा में पहुंचती हैं, और खंडवा में एक स्थान है साहब पुनासा। इस पुनासा में मां नर्मदा पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। क्या है साहब? इस खंडवा की पुनासा में मां नर्मदा पर क्या है? एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है साहब इंदिरा सागर परियोजना। क्या नाम है? इंदिरा सागर परियोजना। घबराइएगा नहीं, जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो ऐसे रिवर को ऐसे मैप के ढंग से कवर कराएंगे कि आप सपने में भी नहीं भूलने वाले। बस अभी सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में एक जिला है खंडवा, खंडवा का एक स्थान है पुनासा। पुनासा में मां नर्मदा पर एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम है साहब इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना में बांध बनाया गया। अब बहते हुए जल को बांध बनाकर रोक दोगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पीछे पानी भर जाएगा, पीछे एक झील बन जाएगी। सही बात है कि नहीं है? पीछे क्या बन जाएगी? एक कृत्रिम झील बन जाएगी, और उस कृत्रिम झील में हो सकता है ना दोस्तों, कुछ स्थान अगर उठा हुआ है तो वो जल के बाहर रहेगा, एक टापू जैसा दिखेगा। तो इस जो कृत्रिम झील बनी हुई है इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण, उसके पीछे के जल भराव क्षेत्र में उस द्वीप का नाम है साहब हनुवंतिया। क्या नाम है? उस द्वीप का नाम है हनुवंतिया। और इस हनुवंतिया, मुझे बताइए कितना खूबसूरत लगता होगा। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बीच में एक द्वीप है, चारों तरफ पानी है। क्या है? चारों, जहां तक निगाहें आप घुमाओ वहां तक पानी है। क्लियर है ना? और इसी हनुवंतिया को दोस्तों इस जल पर्यटन नीति, जो कि कब आई? 28 फरवरी 2017 को, इस नीति के तहत हनुवंतिया को मध्य प्रदेश का, ध्यान से सुनना, सो तो नहीं रहे कोई, मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया। डायरेक्ट सवाल आएगा साहब, मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन क्षेत्र हनुवंतिया कहां, किस जिले में है? खंडवा में है। किस बांध के बनने के कारण पीछे जो जल भरा हुआ है उस पे स्थित द्वीप है, तो इंदिरा सागर बांध। किस नदी पे बना हुआ है? मां नर्मदा पे बना हुआ है। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। तो ये हनुवंतिया क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन क्षेत्र है। कब घोषित किया गया? 2017 में। अच्छा, एक खास बात और है, वर्ष 2017 से ही साहब इस हनुवंतिया में ना जल महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल महोत्सव। अमूमन नवंबर माह पे मनाया जाता है। लास्ट ईयर नवंबर 2021 में ही जल महोत्सव मनाया गया था। और इस जल महोत्सव में क्या किया जाता है? इस जल महोत्सव में दोस्तों अलग अलग वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कराई जाती है। समझ में आ गई बात? और इसीलिए दोस्तों ये इतना सुंदर दिखता है कि इसकी तुलना मध्य प्रदेश के गोवा, या इसको मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, एक और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हनुवंतिया को सिंगापुर के सेंटोस द्वीप जैसे डेवलप किया जाएगा। किसके जैसे? सेंटोस द्वीप के जैसे डेवलप किया जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सेंटोस द्वीप कहां पे है? सिंगापुर में है। और मध्य प्रदेश की किस स्थल की तुलना सिंगापुर के सेंटोस से की जाती है? तो वो की जाती है हनुवंतिया की। आई होप दोस्तों यहां तक आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। एक बार क्या क्या पढ़ा, ध्यान सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले बताया कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में होती है, पहला फैक्ट। दूसरा, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 में किया गया। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है। इसके चेयरमैन माननीय वन मंत्री हैं। कौन है वन मंत्री? कुंवर विजय शाह हैं। और मैंने बताया दोस्तों कि इस प्रकार की संस्था गठित करने वाला, यानी इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश का
पहला राज्य है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया दोस्तों 5 सितंबर 2012 को मध्य प्रदेश की पहली जल पर्यटन नीति आती है। 2014 में उस नीति में पहली बार संशोधन किया जाता है और 2012 की नीति के तहत ही पर्यटन को 2 का दर्जा दिया गया। 16 सितंबर 2016 को मध्य प्रदेश की पहली या यूं कहूं मध्य प्रदेश की नवीनतम पर्यटन नीति लाया गया, जिसके तहत पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया। उसके बाद मैंने आपको 2017 की फरवरी माह की 2 डेट के बारे में बताया। एक है 22 फरवरी 2017, जिस दिन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया और इसका ध्येय वाक्य हृदय भारतम है। 28 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश की पहली जल पर्यटन नीति आई, जिसके तहत हनवंतिया को पहला जल पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, आधार एकेडमी को अपना प्यार और सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।